अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 12 अप्रैल 2022 को न्यूज और सोशल मीडिया पर श्रीलंका के दिवालिये के मुतालिक खबरें गर्दिश करती हैं। दुनिया में उस वक्त ये बहस चल निकली थी कि श्रीलंका मुल्क किन किन इकदामात की वजह से दिवालिया हुआ। ये उस वक्त हुआ जब श्रीलंका को 70 साल से जायद अरसे के दौरान बदतरीन मालियाती बहरान का सामना हुआ। श्रीलंका की इस वक्त मौजूदा माशी हालात कुछ यूं हैं कि डिफॉल्ट के बाद श्रीलंका की हुकूमत ने अपनी फौज में 30% कमी कर दी और बिजली की कीमतों में 65 से 75% इजाफा किया गया। श्रीलंका में मौजूद 15 लाख लोग जो हुकूमत के लिए काम करते हैं, इनकी तनख्वाहों में से एक बड़ी कटौती की जा रही है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स डबल कर दिया है और ऐसी बहुत सी वजूहात जो कि डिफॉल्ट के बाद श्रीलंका पर महंगाई का बोझ लाई हुई हैं, जिसे आप यूट्यूब की कई वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको श्रीलंका के डिफॉल्ट के मुतालिक इस वजह से आगाह कर रहे हैं क्योंकि अब अगला नंबर डिफॉल्ट होने का पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है। क्यों, कैसे, क्या पाकिस्तान दर हकीकत में डिफॉल्ट हो गया है? अगर नहीं तो डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान को कौन कौन सी तबाही का सामना करना पड़ सकता है और आसपास के दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने से क्यों कतरा रहे हैं और IMF हमें किन शराइत पर कर्जा देने वाला है। ऐसी बहुत सी पाकिस्तान के मुतालिक बातें जिसे आप आज इसी ज़ेरे बहस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। Has called a session as it desperately needs to secure the IMF bailout. Also, Pakistan's former महंगाई के बायस लोग खुदकुशियां कर रहे हैं को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और उनका ये कहना है कि value of a currency with Ishaq Dar saying it will go down to below 200, it's now stuck at 220. आइए सबसे पहले जानते हैं डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उस मुल्क पर कौन कौन से असरात मुरक्किब होते हैं, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो वो मुल्क अपने मुल्क में बनने वाली मादनियात और अशिया को दूसरे ममालिक में बेचकर डॉलर्स या पाउंड्स कमाता है। और दूसरा तरीका, उस मुल्क के बहुत से लोग बाहर जाते हैं और वो वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे उस मुल्क को डॉलर्स वसूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की कहानी कुछ उल्टी है। पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत की वजह दूसरे ममालिक से अंधाधुंध कर्जा भी लेना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आमदन अगर $100 है तो पाकिस्तान का खर्चा $220 है। अगर पाकिस्तान हर साल $100 कमाता है तो $220 खर्च करता है, यानी कि पाकिस्तान $120 के खसारे में रहता है। अब ये खसारा पाकिस्तान कई सालों से बर्दाश्त करता आ रहा है। आखिर ये खसारा पाकिस्तान पूरा कैसे करता है? ना तो पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चर कंपनीज इतनी मजबूत हैं कि पाकिस्तान की चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो और वहां से हमें डॉलर्स वसूल हो सकें, और ना तो पाकिस्तान के इतने सारे लोग बाहर से रेमिटेंस भेज रहे हैं कि पाकिस्तान अपना खसारा पूरा कर ले। अब ये जो $120 का खसारा पाकिस्तान पूरा करता है वो है दूसरे ममालिक से कर्ज हासिल करना। अब ऐसा नहीं है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि अगर पिछले चंद माह की तरफ जायजा लिया जाए तो चीन ने $4 बिलियन, सऊदी अरब ने $3 बिलियन और UAE ने $2.4 बिलियन पाकिस्तान को डिपॉजिट किए हैं, और इन सब ने पाकिस्तान को दिए गए वक्त पर लोन की अदायगी का भी कहा है। अब कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को उसके हालात और माशियत को देकर उसे कर्ज देता है कि वो मुल्क उसे कर्जा वापस दिए गए वक्त पर दे सकेगा भी या नहीं। अब पाकिस्तान को दूसरे ममालिक इस वजह से भी कर्जा देने से कतरा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अगर माशी और मालियाती बहरान का बगौर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़र्रे मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम है, जो कि दिन ब दिन तेजी से कम होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक को खबरदार कर दिया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए LCs नहीं खुल रही। पाक अरब रिफाइनरी के तकरीबन 5,35,000 बैरल के 2 ऑयल कार्गो भी लाइन पर हैं, लेकिन इनकी भी LC भी नहीं खुल पा रही। लिहाजा फरवरी या मार्च में तेल का बहरान शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल पंप्स पर बड़ी बड़ी लाइनें लग जाएंगी। पाकिस्तान में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है जो कि यहाँ की रिफाइनरी से डीजल बनता है और दूसरे भी कई ईंधनों के लिए तब्दील किया जाता है और इसी से बिजली भी बनती है। और अगर इन सब की क्राइसिस मजीद और बढ़ती हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिनमें ट्रेन और जहाज भी शामिल है, वो भी रुक जाएंगी और बिजली की बहुत ही खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तक कि पाकिस्तान में एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट होता है, यानी कि कुकिंग ऑयल, जिसे हम अपनी रोज
रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान मजीद डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो मुमकिन है खुराक की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जबकि मुल्क में आटे का बहरान ऑलरेडी चल रहा है। ये तो सिर्फ एक सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के सिफारत खानों को सितंबर से तनख्वाहें और किराए नहीं मिल रहे, जिसके बायस सफारती मिशन बंदिश के करीब है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुकना शुरू हो गई हैं। जनवरी में आधी सरकारी महकमों की तनख्वाह तकरीबन 10 दिन से ज्यादा लेट हुई। फरवरी में क्या सूरत हाल होगी कोई नहीं जानता। अब अगर हम इस बात का अंदाजा लगाए तो अम्बेसी को किराए, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों की रकम नहीं मिलेगी तो फिर ये सब कैसे चलेंगे। चुनाचा सिफारत खानों और सरकारी मुलाजमीन के हालात भी बहुत खराब हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में बहुत सी मशीनरी भी इंपोर्ट की जाती है, जिसमें गाड़ियों के इंजन और भी बहुत सारी मशीनरी जिससे हमारा मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल चलता है, ये सब भी पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कराची, सियालकोट और फैसलाबाद में 75% कारखाने बंद हो चुके हैं और इन सब से मुल्क में बेरोजगारी का तूफान भी आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 90% डिफॉल्ट हो चुका है। डॉलर्स दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, इवन डॉलर्स ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान इतने नोट क्यों नहीं छापता कि अपने मुल्क से बेरोजगारी और कर्जे का बोझ उतार दे। तो आपको बताते चले कि ये गलती बहुत ज्यादा नोट छापने की जिम्बाब्वे ने भी की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों को रोटी खरीदने के लिए भी नोटों के बंडल ले जाने पड़े। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम बहुत ही छोटे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी को अपनी घड़ी देते हैं और उस घड़ी के इवज आप सामने वाले से कोई सबूत मांगते हैं कि आपने उसे घड़ी दी है, तो सामने वाला आपको एक पेपर पर लिखकर साइन करके दे देगा। लेकिन अगर सामने वाला एक पेपर के बजाय 5 पेपर पर लिख कर दे कि आपने उसे घड़ी दी है, तो क्या सामने वाले के पास 5 घड़ियां आ जाएंगी? एग्जैक्टली नहीं। इसका मतलब सामने वाला बेशक आपको एक पेपर दे, 10 पेपर या 100 पेपर भी दे, उसके पीछे वैल्यू तो सिर्फ एक घड़ी की ही है। इसलिए हम अपने नोट तो छाप सकते हैं लेकिन डॉलर्स नहीं छाप सकते, जबकि दर हकीकत में हमें डॉलर्स की जरूरत है। इसलिए हम जितने ज्यादा रुपए छापेंगे डॉलर की कदर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर आज $1 के मुकाबले हमारा पैसा 265 रुपए है तो ज्यादा पैसा छापने से हो सकता है वो 300, 400 या 500 रुपए हो जाए, क्योंकि इसको बैकअप करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। और इसी वजह से कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा मालियाती बहरान की हालत को देखकर इसे कर्जा नहीं दे रहा। लेकिन अब हुकूमत ने पाकिस्तान की 2 पावर प्लांट कतर को बेचने की तैयारी कर रही है, जिनकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब है, ताकि मुल्क को फौरी तौर पर ज़र्रे मुबादला हासिल हो सके। ये पावर प्लांट पीटीआई की हुकूमत में 4 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर थे, लेकिन हुकूमत इन्हें बेचने में नाकाम रही। लेकिन अब इस हुकूमत ने 2400 मेगावाट के 2 LNG पावर प्लांट्स को प्राइवेटाइजेशन से डी लिस्ट कर दिया है और एक डायरेक्ट डील के जरिए कतर को बेचने का फैसला किया है, ताकि फौरी तौर पर $1.5 अरब का इंतजाम किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान मजीद मुल्क को चलाने के लिए कहीं से रकम इकट्ठी नहीं कर पाता तो मुमकिन है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में उसको कोई बाहर का मुल्क कोई भी सामान इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं देगा, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी नहीं देगा। आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि अगर पाकिस्तान मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या पाकिस्तान अपने आप को रिकवर कर पाएगा? तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं होगा जो डिफॉल्ट कर जाएगा, बल्कि दुनिया में आज से पहले 100 से ज्यादा कंट्रीज डिफॉल्ट कर चुकी हैं, जिनमें लेबनान, रशिया, इजिप्ट और स्पेन जैसे बड़े बड़े मुमालिक भी शामिल हैं। स्पेन जो कि दुनिया में तकरीबन 8 बार डिफॉल्ट हो चुका है, और फिर ऐसी कंट्रीज अपने आप को रिकवर करने के लिए दूसरे मुल्कों का सहारा लेती हैं, और अगर दोस्त मुमालिक भी उसे डॉलर्स देने से इनकार कर दे तो वो मुल्क बिल आखिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास पहुंचता है, और फिर IMF उस मुल्क को रिकवरी के नाम पे कुछ शराइत पेश करते हैं और उस मुल्क को खाने पीने की एसेंशियल आइटम्स भी देते हैं, और साथ में इस चीज का वादा लेते हैं कि आज के बाद वो मुल्क अपनी पॉलिसीज भी चेंज करेगा, जिसके बाद वो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिकवरी के पाथ पर शुरू हो जाता है। अब अगर पाकिस्तान के हवाले से IMF की बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशियत इस हद तक खराब रही है कि पाकिस्तान अपनी आजादी से लेकर अब तक 65 सालों में करीब 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है, लेकिन इस बार IMF ने भी पाकिस्तान को शुरुआती दिनों में कर्जा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF का तकरीबन $12 बिलियन इंटरेस्ट समेत ऑलरेडी अदा करना है, जिसके चलते IMF ने पाकिस्तान को कुछ कड़ी शराइत पर कर्जा देने की हामी भर दी है, जिसकी बात हम वीडियो में थोड़ा आगे करेंगे। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना ने गुज़िश्ता दिनों पहले अपने आर्टिकल में लिखा है, अगर हुकूमत ने IMF की शराइत
मान ली तो महंगाई जो 25% है वो 10% से बढ़कर 35% हो जाएगी। मगर अगर IMF बहाल ना हुआ और मुल्क ने डिफॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और जरूरी अशिया की कमी अलग पैदा होगी। जैसे डिफॉल्ट करने के बाद श्रीलंका में हुआ, उनकी महंगाई 60% से भी ऊपर चली गई। और इत्तेफाक की बात यह है कि श्रीलंका में भी डिफॉल्ट से पहले ऐसी ही कंडीशन थी जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में कंडीशन है। उनके भी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर $2 अरब से कम थे, लेकिन श्रीलंका की हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के बाद उनकी शराइत ना मानी और लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए खसारे कम करने के बजाय टैक्स में कटौती करना शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर खत्म हो गए और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। मगर अब पाकिस्तान में IMF ने 9 जनवरी तक मुल्क का दौरा किया और दौरे के बाद वफद एलामिया जारी किया, जिसके चलते पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ मामला तय पाए हैं, जिसमें बिजली, गैस और पेट्रोल जैसी अशिया पाकिस्तान में मजीद महंगी होंगी, जिससे पाकिस्तान में जून तक बिजली से 250 अरब रुपए, जबकि बरामदी शोबे और किसानों के लिए सब्सिडी खत्म होने से मुल्क को 65 अरब रुपए और किसानों को 14 अरब रुपए की बचत होगी। और IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन IMF ये चाहता है कि उनको इस बात का इंश्योरेंस दिया जाए कि आने वाले चंद माह रवां कबल इलेक्शन होने वाले हैं और अगर कोई दूसरी पार्टी इस मुल्क का इख्तियार संभालती है तो इसे भी IMF की शराइत को मान के चलना होगा, जिसके चलते IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने के मुज़ाकरात दिन ब दिन मुलतवी करती जा रही है। अब अगर इन सब बातों का बगौर जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि IMF मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, जिसके चलते नतीजा ये होगा कि मुल्क में बेरोजगारी आम होगी। मुल्क के पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से हिजरत करके दूसरे मुमालिक में कयाम कर जाएंगे, जबकि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर चले गए। और महंगाई की बात करें तो पेट्रोल से लेकर सब्जी तक चीजें मजीद महंगी होंगी, जिससे पाकिस्तान की अवाम मजीद इस बोझ के तले दबती चली जाएगी। पाकिस्तान की इस सूरत हाल की जिम्मेदार की वजूहात एक्सटर्नल तो कुछ हैं, लेकिन इंटरनल भी बहुत हैं। यहाँ के सब पॉलिटिक्स एक ही थाली के छट्टे पिट्टे हैं। ये सब सियासतदान अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान की पाक सरजमीन को नोच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब आगे पाकिस्तान पर कौन कौन सी आजमाइश आएगी ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, हम तो इस चीज पर दुआ ही कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूँ, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।